हम जानते हैं कि अभी डॉक्टर अख्तर आज़ाद का एक ताज़ा अफ़सानी मजमूआ खालिक़े कायनात का जवाब के नाम से 2023 में मतलब रवां साल एजुकेशन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से शाये हो चुका है। अख्तर आज़ाद का शुमार उर्दू के अहम फिक्शन निगारों में होता है। उन्होंने लिखने का आगाज़ यूं तो 1985 के आसपास कर दिया था, लेकिन 2000 ईस्वी में उनका पहला अफसानवी मजमूआ शाये हुआ बाबिल का मीनार के नाम से। उसके बाद एक संपूर्ण इंसान की गाथा 2005, सुनामी को आने दो, खुदा से सवाल और अभी ताज़ा अफसानवी मजमूआ खालिक़े कायनात का जवाब। मजमूई तौर पर उनके 5 अफसानवी मजमूए इशाअत से हमकिनार हो चुके हैं। नावलों की बात करें तो उनके 2 नावल, पहला नावल लेमिनेटेड गर्ल जिसे खातिर खा पजीराई मिली और दूसरा नावल कोरोना के हवाले से लॉक 360, ये भी शाये हो चुके हैं। तनकीदी किताबों की बात करें तो ज़की अनवर के हवाले से, मंजर काज़मी के हवाले से, गुरबचन सिंह के हवाले से, तनवीर अख्तर रुमानी के हवाले से उनकी अहम किताबें, तहकीकी किताबें शाये हो चुकी हैं। और इन मंदरजा बाला तमाम जो किताबें हैं उनका सबका ताल्लुक़ झारखंड के अदीबों से है। मंजर काज़मी की बात करें, तनवीर अख्तर रुमानी की बात करें, गुरबचन सिंह की बात करें या ज़की अनवर की बात करें, तमाम लोगों ने अहम खिदमात अंजाम दी हैं उर्दू के हवाले से। एक अहम मुकाम है उन लोगों का फिक्शन निगारों में। लेकिन झारखंड के हवाले से खुसूसी तौर पर हम लोग ये बात जानते हैं कि गुरबचन सिंह हों या मंजर काज़मी हों या ज़की अनवर हों या तनवीर अख्तर रुमानी हों, उन्हें हम बहसत अदीब और बहसत इंसान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी अदबी खिदमात को हम किसी भी तरह फरामोश नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इनकी मतलब अख्तर आज़ाद की ये किताबें काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। तनकीद निगार हैं, फिक्शन राइटर हैं। उसके अलावा कई नावल हैं जो मुंतज़िर इशाअत हैं, वो अनकरीब इंशाअल्लाह शाये होंगी डस्टबिन के नाम से और दूसरे उन्वानात के नाम से। उनके नावल अभी ज़ेरे गौर हैं, ज़ेरे कलम है, काम चल रहा है। उनके अदबी एवार्ड जो हैं काफ़ी हैं। यूपी एकेडमी का एवार्ड, बिहार उर्दू एकेडमी का एवार्ड, मगरबी बंगाल एकेडमी अवार्ड, हसन अस्करी अवार्ड और न जाने क्या क्या एवार्ड उन्होंने हासिल किए हैं। और ये सिर्फ एक दिन का मसला नहीं है, इन्होंने मुसलसल लिखने पढ़ने का काम जारी रखा है। 1985 से लेकर अब तक वो मुसलसल लिख रहे हैं और झारखंड के फ़आल फिक्शन निगारों में उनका शुमार होता है। हर 3-4 माह पर उनकी कहानी, कोई ना कोई कहानी अच्छे रसायल में, खा वो ऐवान उर्दू हो, आजकल हो, इसमें शाये होते रहे हैं। तो आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने वाले हैं जनाब तनवीर अख्तर रुमानी और इंटरव्यू देंगे डॉक्टर अख्तर आज़ाद, और हम सामईन उसे महजूज़ उससे होंगे। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर अख्तर आज़ाद और तनवीर अख्तर रुमानी से। उनके दिलचस्प बातें सुनिए उन्हीं की ज़बानी। शुक्रिया। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज आपके दौलत कदे पर हम अंजुमन फ़रग उर्दू की जानिब से आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। मेरा ख्याल है कि आप इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। मेरा इस सिलसिले में पहला सवाल यह है कि आप अफसाना निगारी की तरफ कैसे रखीबी हैं? सबसे पहले तो ये अर्ज़ कर दो कि मेरे अपने ख़ानदान में कोई भी इस अदब के साथ जो है वो जुड़े हुए लोग नहीं हैं। और जहाँ तक इस अफसाना निगारी से जुड़ने की बात ये है तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से 7-8 के आसपास से पढ़ने का शौक़ रहा। बहुत सारे ऐसे रसाले थे जो आसपास के घरों में आते थे, तो वहाँ से कुछ रसाले जो है वो मेरे पास पहुँच जाते थे, या फिर पुरानी किताबों की दुकान से कुछ रसाले लेकर के मैं आता भी था। तो ये पढ़ने का शौक़ 8 और 9 के आसपास से था। 10th के आसपास में ये हुआ कि एग्ज़ाम देने के बाद जो फुर्सत के लम्हात होते हैं उसमें मैंने कुछ ज़्यादा मुताला किया, और फिर मुताला करते करते ऐसा लगा कि इस तरह की कुछ चीज़ें मैं भी लिख सकता हूँ। तो ये सवाल जब मैंने अपने आप से किया तो उसका जवाब तहरीरी तौर पर कुछ चीज़ें जो है वो सामने आने लगी, लेकिन उसे मैंने किसी को दिखाया नहीं। और
एक हादसे के तौर पे इसको ये कह सकते हैं कि वो ईद का दिन था। सन हो सकता है कि ये 84 की बात हो, 83 भी हो सकता है जो। और ईद की नमाज के बाद जैसे रास्ता बदल के आने की कोशिश की है, तो मैं अपने 1 नंबर रोड की जगह पे आप मेहताब परवेज को जान रहे थे, उनके घर के सामने से पार हो रहा था, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने समय के लिए अपने यहाँ रोक लिया। उनके मामू जहांगीर मोहम्मद जो है वो अफसाने लिखा करते थे उस वक्त, आजकल में भी उनके अफसाने शाया हो चुके थे। तो समय खाने के दौरान, और मेहताब परवेज का मुझे लगता है कि उस वक्त कोई ऐसा दोस्त नहीं था, शायद वो मुझे अपने से करीब इसलिए मानता था कि वो 1 साल सीनियर था और कुछ किताबें कभी कभी उनसे जो है मैं लिया करता था। उसी दौरान उनसे कुछ बात अफसाने की, उन्होंने कहा कि मैं कहानी लिखता हूँ, और तो मैंने भी कह दिया कि मैं भी लिखता हूँ। और वो समय के बाद वो मेरे साथ साथ मेरे घर आ गया, समय खाया, फिर ये कहानी सुनने और सुनाने का सिलसिला शुरू हुआ। हम कभी उसको बड़ा अफसाना कहे, वो कभी मुझे बड़ा कहे, और इस तरह से जो है एक दूसरे को लिख करके सुनाते सुनाते ऐसा लगा कि अब इसको पूरे सालों में भेजना चाहिए। उसी दौरान मुलाकात जो है जहांगीर मोहम्मद के दोस्तों में थे, अबरार मुजीब, उनसे मुलाकात हुई। तो इब्तदाई दौर के कुछ अफसाने उन्होंने देखे और फिर ये सिलसिला जो है ये शुरू हो गया। लेकिन छपने का मुझे लगता है कि अबरार मुजीब से मुलाकात से पहले जो है वो अफसाने छप चुके थे। अदब की तरफ जो आपका रुझान हुआ, इसमें आपके हाई स्कूल के किसी उस्ताद या सौदा का भी बराह रास्त अगर देखें तो कोई वैसी चीज नजर नहीं आती, लेकिन ऐसा जरूर होगा। जौहर बलियावी साहब जो हमारे उर्दू के उस्ताद थे, एक शायर की हैसियत से उनकी पहचान थी। शायर कैसा होता है, ये क्या होता है, ये हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन इतना मालूम है कि इनकी शायरी करते हैं, गजल लिखते हैं, नज्म लिखते हैं, और अदब, ये सब के बारे में भी कुछ नहीं मालूम था। लेकिन 9th में आते आते असलम जमशेदपुरी जो है, जो मेरे क्लास फेलो थे, उनके बारे में मालूम होने लगा था कि ये कहानियां लिखते हैं। तो देख के थोड़ी सी हैरत होती थी कि ये कहानी लिखता है, लेकिन क्या लिखता है इसके बारे में कोई जानकारी, अच्छा, कोई इल्म नहीं था। लिखने के मामले में वो आपसे सीनियर। अच्छा, उनकी कई कहानियां आ चुकी थी 9th में या 10th के आसपास तक में उनकी कहानी है। 2 साल कबल मेरी कहानियों से उनकी कहानी। अच्छा, कॉलेज में आप तो करीम सिटी कॉलेज से ऑनर्स किया है, उस वक्त मेरा ख्याल है कि मंदर साहब, जकी अनवर मरहूम, और क्या कहते हैं डॉक्टर मंदर काजमी, सैयद शमीम जैसे नब्बे रोजगार कलमकार थे, तो उनकी तरबियत का, उनके दर्स तदरीस का कुछ असर नहीं आपका? बिल्कुल पड़ा है। और एक ये जिक्र कर दूं कि इतने में से जितने का जिक्र आपने किया है, इनमें से सिर्फ एक ही प्रोफेसर ने, जिनका नाम सैयद अहमद शमीम है, उन्होंने ही सिर्फ पढ़ाया है, बाकी किसी के साथ पढ़ने का, आमने सामने बैठने का कोई मौका कभी नहीं मिला। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मेरा ख्याल है कि आप 1984 से लिख रहे हैं जी, ठीक है। पहला अफसाना कहाँ छपा था? पहला अफसाना इलाज के नाम से माहनामा सहमाई सदफ जो है, जून का 10 सितंबर का शुमारा है, या जुलाई का सितंबर, उसमें वो शायद इलाज के नाम से एक मिनी कहानी थी, छोटी सी कहानी थी। अच्छा, तो मिनी कहानी भी, मतलब शुरुआत मिनी कहानी इब्तदाई दौर में 4-5 मिनी कहानी कह लें, आज के हिसाब से मिनी अफसानचे कह लें, इब्तदाई दौर में मैंने लिखे हैं। उस वक्त जिस वक्त मुझे कहानी क्या होती है, अफसाना क्या होता है, या अदब क्या है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बस लिखने के लिए मैं अपना लिखता था। ये रिसाला कहाँ से निकलता था? सदफ, भादो। तो जमशेदपुर में रिसाला आता था। हाँ, सदफ के अलावा बहुत मारूफ रिसाला तो नहीं था वो, नहीं, लेकिन जमशेदपुर में उससे मारूफ रिसाले जैसे खातून मशी, गुलाबी किरण और शायर, 20वीं सदी, रूबी, इस तरह के जो बहुत मारूफ रिसाले जमशेदपुर में बड़ी कसीर तादाद में आते थे। इब्तदाई दौर में तमाम रिसाले जिनका जिक्र कर रहे हैं, सब में अफसाने जो है वो आए हैं, बाद में आए हैं। हाँ, लेकिन लिखने के एतबार से जो मेरा पहला अफसाना है वो है खामोशी, जो इलाज से पहले मैंने उसको लिखा था। और इसी अफसाने के बारे में ये है कि इसे 1 नंबर रोड में कैफ प्रतापगढ़ी साहब थे, जिसे मैंने दिखाया भी था। ये 84 से पहले की बात है, और ये करीब ये इंदिरा गांधी का जिस दिन कत्ल हुआ, उस दिन ये अफसाना मैंने 20वीं सदी को भेजा था, और ये फिर वापस आ गया था।
और फिर दूसरी जगह माहरूख में ये अफसाना जो है, कहाँ? माहरूख, यूपी से। माहरूख। हाँ, माहरूख। अच्छा, माहरूख। हाँ, माहरूख। माहरूख। हाँ, माहरूख वो तो शाया हुआ। उसमें शाया हुआ। हाँ, ये तो है कि कोई एक अफसाना किसी रिसाले में नहीं शाया तो दूसरी जी। जगह अगर अच्छा अफसाना तो पहले तो लिखने के एतबार से खामोशी है इशाद के एतबार से इलाज है। हम्म। और खामोशी मतलब एक बड़ा अफसाना है, मतलब 4-5 सफ़ात का अफसाना है। तो अब तक आपने कितने अफसाने लिख चुके हैं? हाँ, गिनती तो मैंने नहीं किया, लेकिन एक अंदाजे से 150 के आसपास जो है। उसके रिकॉर्ड नहीं रखे? नहीं, रिकॉर्ड रखे हैं, लेकिन उस तरह से काउंटिंग नहीं है, लेकिन एक अंदाजा है कि 150 के आसपास अफसाने जो है। तो उन 150 के अफसानों पर मुश्तमिल कितने मजमूए आपके आ चुके हैं अफसानों? 5 अफसानी मजमू आ गए हैं। बाबिल का मीनार 2000 में, एक संपूर्ण इंसान की गाथा 2005 में, सुनामी के आने दो 2011 में, खुदा से सवाल 2015 में, और अभी बिल्कुल कुछ माह कबल ये जो एक 5वां अफसानी मजमू। कुछ माह कबल, मेरा ख्याल है कि हमारा एक माह कबल की बात है जी। बहरहाल खालिक कायनात का जवाब के नाम तहे दिल से आपको मुबारकबाद मैं देता हूँ। ये बताइए कि आखिरी चौथे और 5वें मजमूए के दरमियान इतना फासला क्यों हो गया? 7-8 बरस का फासला हो गया। उसकी वजह है कि काम तो बहरहाल मैं कर रहा था अपने तौर पे, लेकिन इस दौरान जो है कुछ नावल की तरफ रुझान रहा, कुछ मज़ामीन लिखने का भी। तो 3-4 किताबें मेरी उस बीच में आई हैं, जिसमें हम मसरूर अफसाना की बात कर सकता हूँ मैं। गुरचंद सिंह की अफसाना निगारी एक किताब शाया हुई, और ज़की अनवर पर एक किताब मेरी शाया हुई, महताब आलम परवेज़ पर एक किताब, और साथ ही साथ आपकी फ़न और शख्सियत पर एक किताब तनवीर अख्तर रुमानी फनकार के नाम से किताब शाया हुई। तो ये इसी दौरान जो है ये तमाम किताबें, 4-5-6 किताबें जो हैं वो शाया हुई। इसकी वजह यह है कि वो अफसानी जो रफ्तार थी मुमकिन है कि कुछ कम जो है वो रही हो। चलिए, आपने नावल का जिक्र किया जी। इसका मतलब ये कि फिक्शन की तमाम असनाद पर अफसानचा भी हो गया, जी, अफसाना हो गया, जी, नावल हो गया। ठीक है, अब ये बताइए कितने नावल कितने लिखे आपने? नावल अभी तक अगर गिनती करूं तो 6 नावल जो है। 6 नावल। 6 नावल। उसमें 2 नावल शाया मतलब यहाँ पर कितने आए हैं? 2 शाया हो गए हैं, और एक से बहुत कबल आपसे ही बात हुई थी एक नावल की इशाअत के सिलसिले में, जब आप इबारत निकाला करते थे, तो शिकस्त की आवाज के नाम से अब उसका नाम मैंने तब्दील कर दिया है। और 3 नावल, हालांकि वो मेरा ख्याल है पहला नावल था। तो पहला नावल नहीं शाया हुआ, बाद में आपने लिखे लेमिनेटेड गर्ल। और पहला नावल जो मैंने लिखा था वो नावल के हिसाब से मैंने नहीं लिखा था, बस ये है कि लिखना था तो मैंने लिखा था। अच्छा। और बाद में इस बात का एहसास हुआ कि आज जो नावल लिखे जा रहे हैं उसको सामने रख करके उस नावल की वो पहचान नहीं बन पाएगी, या फिर इशाअत का वो मरहला नहीं आ पाया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर थोड़ी सी समझ हुई। तो अगर वो नावल के फॉर्म में नहीं है तो उसको, हाँ, लेकिन वो नावल भी शाया होगा। हाँ, वो होगा जो है, क्योंकि वो पहला नावल है तो मैं उसे बर्बाद तो किसी हाल में नहीं करूंगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब आपकी किताबों का मुताला करता हूँ तो उसके आखिर में आपके कवाब के साथ साथ आपके इनाम, आपको मिलने वाले इनामात और अवार्ड की लंबी फहरिस्त होती है जी। तो बहुत खुशी की बात है कि आप, मेरा ख्याल है जमशेदपुर में जितने इनामात और अवार्ड आपके हिस्से में आए हैं, शायद जमशेदपुर के किसी मुसन्निफ, चाहे शायर हो, चाहे अफसाना निगार हो, चाहे क्या कहते हैं नावल निगार हो, या नसर निगार हो, तनकीद निगार हो, उसके हिस्से में नहीं है। 2-4 ऐसे अवार्ड या इनामात के काबिल जिक्र अवार्ड और इनामात के नाम बताइए। एक मेरे लिए जो सबसे हैरत की बात थी वो सादत हसन मंटू के 7 साला जश्न के मौके पर जो है एक जिस तरह से इंडियन आइडल होता है उस तरह से कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे, जो बाद में मालूम हुआ, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी जो है इस पर गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, और नई नस्ल को के बारे में जो है कि कौन बेहतर नस्ल और गज़ल ये सब के सिलसिले में। तो वो खासतौर पे मार्कंडे काटजू जी के अंडर में ये काम हो रहा था। एक तो जजेस भी थे, लेकिन उसके बारे में उन्होंने था कि एक किताब उन्होंने लिखी थी जिसमें उर्दू के बारे में बहुत सारी बातें थी। तो उस किताब से जितना पैसा आएगा वो अवार्ड के तौर पे जो है सादत हसन मंटू का पहला इनाम जो दिया जाना है उस सिलसिले में दिया जाएगा। तो 21,000 रुपया जो है वो मेरे हिस्से में उस वक्त पहला इनाम मिला। हाँ, पहला इनाम। और उसके बाद वो इनाम किस तरह से जारी रहा उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हिंदुस्तान के बड़े मतलब के एक हॉल में इंदिरा इंटरनेशनल सेंटर जो दिल्ली का है
वहाँ ये इनाम मुझे दिया गया था। और उसमें कपिल सिब्बल जो उस वक्त के IT के मिनिस्टर थे, उनके हाथों जो है वो उनको लगता है एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर थे, कांग्रेस सरकार में। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ HRD में थे वो। तो वो एक अहम अवार्ड है। हाँ, तो आमतौर पर होता है कि अवार्ड जो बड़े अवार्ड होते हैं, मसलन ज्ञानपीठ अवार्ड हुआ, साहित्य अकेडमी हुआ, ये इस तरह के जितने भी सरकारी अवार्ड होते हैं, तो कोई तंजीम, कोई इदारा उसकी सिफारिश करता है कि भाई ये मेरी नज़र में ये लोग हैं, चंद किताबों को जो है वो देते हैं, चंद मुसन्निफीन के नाम देते हैं। तो इस अवार्ड के पीछे चूंकि जो मुझे मिला है उसमें मतलब कि वो लिखा हुआ साहित्य अकेडमी का भी मतलब कि उसमें ये है इश्तराक से, दिल्ली उर्दू एकेडमी का इश्तराक है, NCPU का इश्तराक है। मेरा सवाल ये है कि किसी इदारे ने इस किताब को या आपको उर्दू कारवां के नाम से इन लोगों ने अदारा जो इंडिया गवर्नमेंट के इसमें ये था, और ये 4 अदारे जो है उसके साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने इसको मतलब कि ये किया था, जिसमें बहुत अहम नाम जिन्होंने सिफारिश की थी, जो बाद में मालूम हुआ सैयद मोहम्मद अशरफ। अच्छा, ये अहम था। तो बहुत अच्छा निगार है। जी। तो उन्होंने ये नाम जो है उनका जो मशहूर सनद ये बहुत अच्छा। तस्नीम फारूकी, शहबाज रसूल, अख्तरुल वासे, ये 4-5 लोगों की एक टीम थी। बड़े लोग हैं जी, सारे बड़े लोग हैं। और यही था कि नई नस्ल में कौन बेहतर, और मंटू के तर्ज के अफसाने भी मुमकिन है कि ये हो सकता है। तो सुनामी कौन है, तो मेरी जो किताब आई थी उसमें से शायद कुछ अच्छे अफसाने उन लोगों को लगे होंगे, और उसकी बुनियाद पे जो है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा जो इंट्रोडक्शन उस दिन कराया गया था वो शहबाज रसूल साहब ने, और बहुत एहतमाम के साथ, और मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि हाँ इस तरह से भी मुझे इनाम दिया जाएगा, और कोई खबर मुझे नहीं थी। अचानक मतलब कि जो है एक साहब आसिफ करके जो है, पूरा नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने फोन किया कि इस तरह की चीज हुई है और आपको आना है, और सारा खर्च जो है ये अदारे की तरफ से या फिर गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट भी उसके साथ जो है वो लोग मुंसलिक कर रहे थे। वो मेरे लिए एजाज की बात थी, मेरे लिए पूरे शहर के लिए एजाज की बात है। और ये तमाम उर्दू अदब से मतलब था कि नस्र में एक, और शायरी में अजीज नबील को कतर से पूरे हिंदुस्तान से एक आदमी को मंटू का अवार्ड मिला, तो ये मामूली बात नहीं है। बहरहाल चलिए, आप, मेरा ख्याल है कि आपकी कई तनकीदी और तहकीकी किताबें हैं, जिसमें गुरबचन सिंह पर भी आपने लिखा, ज़की अनवर पर भी लिखा, और हम असर अफसाना निगारों के ताल्लुक से भी लिखा। मेरा ख्याल है किताब जो आपके मंजर काज़मी पर है वो आपके PhD के मकाले की किताब है। तो आप ये बताइए कि मंजर काज़मी पर PhD करने का ख्याल कैसे आया? मेरा एक सवाल अभी अधूरा है। एक सवाल ये है कि मंजर काज़मी साहब से पहले खुद उनके उस्ताद, अफसाने के जो उस्ताद थे, शमीम शहबारवी, वो भी जमशेदपुर से रहे हैं, और बड़ी मार्कतुल आराम की किताब थी आपके भोजे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, उनका भी एक ही मजमुआ था। मंजर काज़मी साहब, जहाँ तक अफसाना निगारी का मामला, वही एक ही मजमुआ उनका है। अदब में उनका अगर कोई कारनामा है तो सिर्फ वो एक किताब है, तसनीफ, लक्ष्मण की रेखा, लक्ष्मण रेखा। वो एक जो है, मेरा ख्याल है 14 या 15 कहानियों का मजमुआ है। तो अच्छा, उनसे पहले भी आपके हरबंस सिंह दोस्त एक नामी गिरामी जो शहर के रहे हैं, उनकी कई किताबें रही हैं। हाँ, गीत और चीख उनका मजमुआ रहा। फिर उन्होंने ये तालीफ का भी काम किया। आप ये बताएं कि क्या वजह थी कि मंजर काज़मी साहब का आपने PhD के लिए इंतखाब किया? हाँ, ये सबसे पहले तो ये जिक्र कर दूं कि किताब मेरी आई है ज़की अनवर पर। वो किताब पर मैं काम कर रहा था उन दिनों जब मैं PhD करना चाहता था, और इस सिलसिले में मंजर काज़मी साहब से ही मेरी मुलाकात हुई थी, और ज़करिया सर उन दिनों केमिस्ट्री के हेड थे, उन्होंने मिलवाया था मुझे, और सारी बात हो गई थी, सिनॉप्सिस ये सब भी जो है वो लिखा गया था, और बाद में उन्होंने उसे चेंज करवा दिया था। फिक्शन की तनकीद लगभग यही उन्वान ही था। लेकिन मंजर काज़मी साहब की अपनी मसरूफियत, और मैं उन दिनों लोहरदगा में बरसर रोजगार था, वहाँ से हर इतवार को आना, और उनसे कई बार मुलाकात नहीं हुई, और करते करते एक लंबा वक्त निकल गया। फिर ये हुआ कि असलम आए हुए थे, असलम जमशेदपुरी, और कुछ बातें हुई। उन्होंने कहा कि सर से मिलना है, और
इससे पहले ये कि असलम जब आए थे तो उन्होंने कहा कि तुम अपना अफसानी मजमूआ क्यों नहीं शाया कराते, तो मैंने कहा कि तैयार है। मैंने उन्हें मसौदा दिखाया और फिर साथ ही साथ जो है मंजर काज़मी साहब के घर हम लोग उनसे मिलने के लिए गए। उनका बेटा नैयर पहले कह दिया कि नहीं पापा इस साल में नहीं है कि मुलाकात करें, लेकिन असलम चूंकि बाहर से आए थे तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम बात कर लेते देखते हैं। अंदर गए तो मालूम हुआ कि जो है उन्होंने कहा कि नहीं असलम आए हैं तो भेजो। मैं भी साथ में गया और पहले ये बात हो गई थी कि किसी भी तरह की कोई गुफ्तगू अफसाने के हवाले से या अदब के हवाले से उनसे नहीं होगी, बस उनकी खैरियत थोड़ी सी मालूम करेंगे और हम लोग लौट आएंगे। और ऐसे ही हम लोग कर ही रहे थे। लेकिन लास्ट में मंजर काज़मी साहब ने अपने अफसाने का हवाला दिया टावर ऑफ बेबीलोन। उन्होंने बराह रास्त मुझे ही मेरी तरफ ही मुखातिब होकर कहा कि अख्तर तुमने पढ़ा है? तो मैंने कहा कि जी सर मैंने पढ़ा। शफून में वो अफसाना आया था, मशहूर भी हुआ था। तो बोला मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 25 साल में उस तरह का कोई अफसाना शायर नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं या सर ने? सर कह रहे हैं अपने ही अफसाने के बारे में उन्होंने कहा। तो यहाँ से शुरुआत हो गई। तो चूंकि बात हो गई थी टावर ऑफ बेबीलोन की, जो उनका अफसाना ये है, उसी में असलम ने कहा कि सर इसी उन्वान से तो अख्तर अपना अफसानी मजमूआ ला रहा है, बाबिल का मीनार के नाम से। तो बहुत खुश हुए। तो अचानक ये असलम का ये है कि उन्होंने कहा कि सर अख्तर तो आपसे लिखवाना भी चाह रहा था, लेकिन आपकी तो बोले नहीं मेरी तबीयत को क्या हुआ। और फौरन उन्होंने फरमान जारी किया कल ला करके मुझे 3 अफसाने दो और मैं उस पर लिखूंगा, और वो फ्लैप के लिए। और फ्लैप के लिखने की जिम्मेदारी जो है जोगिंदर पाल साहब को सौंप दी गई थी और वो काम लगभग हो गया था अफसानी मजमे में। और ये देने के बाद जो है हम लोग हरदगा चले गए, असलम अपने घर चले गए और 10 से 20 दिन के अंदर जो दूसरे दिन हॉस्पिटलाइज हो गए थे। लेकिन उसी बीच में एक करीब सिटी कॉलेज के एक पेपर पे जो है उन्होंने अपनी शिकस्ता तहरीर में जो है कुछ लिख दिया था, जो 40 दिन होने के बाद जो है अफसर काज़िम मंजर खलीम के पास लेकर के आया कि देखो अख्तर के बारे में ऐसा लिखा गया। और फिर वो तहरीर जो है मुझे भेजी गई। मैंने असलम से बात की, असलम ने कहा कि नहीं वो तो जोगिंदर पाल की राय उसमें जो है शामिल हो गई है। फिर दोबारा जो है असलम से मैंने कहा कि नहीं इस तरह की बात हुई है, वो उनकी आखिरी तहरीर है अफसर काज़मी के हिसाब से जो है, और जैसा था कि दूसरे दिन ये हो गया था। तो अब जैसे भी हो उस तहरीर को शामिल करना है। तो बाबिल के मीनार की पुष्ट पे जो तहरीर है मैं उस तहरीर की बात कर रहा हूँ। और वो तहरीर शामिल होने के बाद एक तरह की उनसियत, एक तरह की का एक ये तो जरूर हो गया था। और उसके इंतकाल के बाद अफसर काज़मी ने कहा कि हम एक किताब शाया करना चाहते हैं और 2-3 अफसाने पे जो है वो तज़िया कर दो। ऐसी 2-3 अफसाने की तज़िया करने के बाद मुलाकात हुई। तो उस बीच में मैंने कुछ और अफसाने पढ़े, तो मैंने सोचा कि कुछ और कर देते हैं। तो ये करते करते मैंने पूरे अफसानों का जो है वो तज़िया कर दिया। और बीच में अफसर से जब भी बात हुई बोले कि सबको हम शामिल कर देंगे, वो एक लालच भी समझ ली कि सारी चीजें आ जाएंगी, तो मैंने सबों को कर दिया। और इसके कुछ दिनों के बाद जो है वो मेरा ट्रांसफर हिमाचल के लिए हो गया। और मैं जब हिमाचल पहुंचा तो असलम से मुलाकात हुई, असलम के घर ही रुका था। तो मैंने जिक्र किया कि ये कुछ काम है मेरा। तो उन्होंने कहा कि नहीं इसको बर्बाद मत करो, मतलब किताबी सूरत में शाया मत करो, इसको रजिस्ट्रेशन करवा लो। और दूसरे दिन मुझे हिमाचल जाना था और रातों रात फिर असलम जमशेदपुरी का एक कमरा जिसमें किताबों का ये है, शायद आपने देखा हो, उस पर मैं बंद हो गया। और फिर जो कुछ सिनॉप्सिस के लिए लिखा जाता है वो लिखा और उन्होंने ऐलान करा दिया। और 11 बजे के आसपास जो है वो रात भर जाग करके बहुत सारी किताबों को देखते हुए मैंने लिखा, ऐलान हो गया और सब कुछ हो गया। और दूसरे दिन जो है पीएचडी का जिसको वो जो किताबी सूरत में है वो पीएचडी के लिए मैंने कोई काम नहीं किया, ये पहले का किया हुआ था, उसको मतलब कन्वर्ट कर दिया आपने पीएचडी का। बाकी दूसरी चीजें किताबी सूरत में जो पीएचडी बहुत अच्छी बात है, अलग से। तो ये बताइए कि वो पीएचडी किसके अंडर में किया? मतलब चौधरी चरण सिंह वहाँ से आपने किया, रजिस्ट्रेशन वहाँ से करा? रजिस्ट्रेशन वहीं से बस ये। तो असलम जमशेदपुरी के तो आपके खिलाफ से फेलो रहे हैं, जमात भी रहे और बहुत बेतकुल मेरा ख्याल है दोस्त भी रहे हैं। तो ऐसा जब बड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि एक दोस्त क्या कहते हैं आपका गाइड बन गया या निगरान बन गया, बल्कि यूँ कहिए उस्ताद हो गए वो। मुझे भी शुरू में अजीब सा जरूर लगा जब उसने कहा कि इस किताब को शाया नहीं करवाना है। और 1 साल ही मुझे लग रहा था या उससे कम ही कुछ वक्त हुआ था उनको ज्वाइन किए हुए। और पहला रजिस्ट्रेशन मेरा ही फिर उनके अंदर में जो है
उनके अंडर रजिस्ट्रेशन हुआ। और बस ये हादसा समझ लें उस पीएचडी के साथ। मैं पहले बता चुका कि ज़की अनवर के अंडर में काम कर रहा था, बहुत सारी चीजें मैंने जमा कर ली थी। मेरा ख्याल है जो ज़की अनवर को जो आपकी किताब आई है वो मंजर काज़मी वाली किताब से बहुत वक़ी है। उसमें आपने जो मेहनत की है, मेरा ख्याल है कि उतनी मेहनत किसी अफसाना निगार पर आज तक किसी ने नहीं की है। उसमें सबसे बड़ा जो कारनामा आपका है कि ज़की अनवर के तमाम अफसानों की एक फहरिस्त है। 50-40 साल के अरसे में जितनी कहानियां छपी हैं उनकी, जितने अफसाने छपे हैं उनकी आपने एक फहरिस्त तैयार करी। ये नहीं, ये पूरी ईमानदारी से कह दो कि उसमें से बहुत बड़ा काम मैंने नहीं किया। इससे कबल हमारे अशरफ ने कुछ काम किया था और अभी हमारे सामने ही मौजूद हैं अहमद बदर साहब। कुछ क्या 20वीं सदी के बहुत सारे अफसाने, 20 से 22 के आसपास अफसाने उन्होंने जमा किए थे। अरे भाई कहीं न कहीं से तो आदमी जमा करता ही है। आपने उसको ये इकट्ठा किया। अरे आप लाइब्रेरी जाते हैं कि खुदा बख्श जाते हैं लाइब्रेरी और कहीं भी लाइब्रेरी जाते तो इकट्ठा करते ना, तो कहीं ना कोई तो आदमी वसीला और जरिया तो बनता ही है। और एक अफसाना हम मोहब्बत करेंगे, उनका जो है सवेरा में शाया हुआ था अफसाना नंबर में। उस अफसाने की तलाश में बहुत सारे रिसाले मैं नेट से देख रहा था। तो उस अब तो भाई क्या कहते हैं, कई जहतों में आपकी शख्सियत है। एक जहत सहाफ़ी की अदबी सहाफत में भी आपने कारनामा अंजाम दिया है, उसको कारनामा ही कही है। हालांकि उसके 2 ही शुमारे निकले हैं, लेकिन बड़ा वक़ी और उसको कहिए दमगर रिसाला था। उसके बारे में बताइए कुछ। वो देव रिसाला मेरा ख्याल है रावी निकला कैसे, बन कैसे हुआ, क्यों हुआ, जरा बताइए उसके बारे में। रावी का असल में जो सारा प्लान है, असल में जो है रावी निकालने का, वो अबरार मुजीब का। अच्छा, सब कुछ उनका था। बाकी ये है कि वो उन तमाम चीज़ों को जो पहला शुमारा है उसके लिए मवाद की फराहमी और कंपोजिंग से लेकर के प्रिंटिंग, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरी रही थी जो है। तो फिर उनका कैसे हुआ, क्या हुआ? तो सारा काम तो आप बोले कि हमने किया, फिर बोले सारा जो नहीं, मतलब वो सारी चीज जो प्लान है वो उनका ये था। प्लान और मंसूबा, हाँ मंसूबा उनका था। उन दिनों वो बाहर थे, फॉरेन में थे और उनको निकालना था, यहाँ आकर के उनको सेटल भी होना था। तो वो चाहते थे कि आने के बाद जो है एक रिसाला हो। और फिर उन्होंने मुझसे बात की और मैंने, चूंकि हो सकता है कि उस वक्त मेरे ताल्लुकात कुछ लोगों से थे जिन लोगों से मैं मंगा सकता था, कुछ लोगों से उन्होंने भी मंगाया, फिर कुछ लोगों से मैंने मंगवाने के बाद फिर उसको जो चूँकि कंपोजिंग का काम या उस तरह की जो सारी चीज़ें किताबी सूरत में करने का काम उसे मैं आसानी से कर लेता हूँ। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद जो है उसे, और दूसरा शुमारा बहुत एहतमाम के साथ हम लोगों ने नावल नंबर भी निकाला था। शायद रिसाले की तारीख में 3 मुकम्मल नावल जो वो पहली बार किसी रिसाले में शाया हुए हों, जो उस तरह के अदबी रिसाले होते हैं उसमें, जिसमें शमूल अहमद का नावल था, ताहिर असलम पूरा का नावल था, इकबाल हसन का नावल था। ये अहम 3 नावल थे। और तीसरा शुमारा जो है वो मज़ाहमती अदब नंबर, वो बिल्कुल तरतीब दिया हुआ, वो कभी भी वो आ सकता है। चूँकि फिनांस का मामला मेरा नहीं था, मुझे लगता है कि ये, लेकिन इस सिलसिले में कई बार बात हुई, फिनांस का भी मामला नहीं था। थोड़ी सी मसरूफियत अबरार की, मुजीब की जो है वो अलग हो गई थी, जिस वजह से वो, लेकिन इधर अभी मेरी बात हुई है, मुमकिन है कि वो शुमारा या फिर से जो है वो जाए। तो आपकी अब तक कितनी किताबें हो गई आपकी? 14 या 15। 14 या 15 या क्यों है? या इसलिए ये है कि बिल्कुल तरतीब दे चुके हैं। अच्छा, अफसानी मतलब 15 हम धीरे तरतीब। जी 14 किताबें तबाह हो चुकी हैं। अब अगला प्रोग्राम क्या है आपके अदब में? एक नावल पे काम चल रहा है, लिख रहा हूँ। अच्छा, नावल लिख रहे हैं। हाँ, एक नावल नावल की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान इस तरह दे रहे हैं आप? बहुत ज्यादा तो नहीं। नावल की मेरा ख्याल है कि अपना इस सदी में जी आम कारी जो उर्दू के कारी हैं, तो नावल की तरफ तो उनका रुझान नहीं है, बल्कि नावल के अफसाने वगैरह भी अदब पढ़ने तो मेरा रुझान नहीं है। लोग ये क्या कहते हैं, एक जो है 10 मिनट का अफसाना नहीं पढ़ना चाहते हैं और 3 घंटे का जो है नावल कौन पढ़ेगा भाई? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर 5-7 किताबें आ जाएं तो उसमें से एक नावल हो तो बात नावल पे ज्यादा होगी, बाकी किताबों पे कम होगी, मुझे लगता है जो है। इसलिए कि अभी जो मैं देख रहा हूँ उसमें जो है, और नावल का अपना एक चलन है,
और नॉवेल पे ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू होती है। 5 अफसानी मजमूए मेरे हैं, 5 अफसानी मजमूए में को मिलाकर के जितने मजामीन आए होंगे नॉवेल लेमेंटेड गर्ल पे कम से कम उतने, उससे ज्यादा मजामीन मेरे जो है वो आ चुके हैं। और लोग दूसरे मजमूए के हवाले से कम, लेकिन लेमिनेटेड गर्ल की जब बात होती है तो उस हवाले से लोग अख्तर आजाद को ज्यादा जान रहे हैं अभी मुझे। उसकी मेरा ख्याल है उसकी वजह यह है कि वो उस नावल वगैरह की अफसानों की भीड़ में एक इम्तियाजी हैसियत है ना, वो एक जरा नुमाया हो जाता है। नावल आता है तो नुमाया हो जाता है, इसीलिए लोग उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। कौन लोग देते हैं तवज्जो? जो पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे कारी हैं या जो लिखने वाले हैं, कलमकार हैं, तनकीद निगार हैं, वो तवज्जो देते हैं। अगर आप जो देखिएगा आम कारी की बात की, तो वो नावल का रिसाले नहीं पढ़ रहे हैं भाई, नसाबी किताबें आज नहीं पढ़ी जा रही हैं, तो नावल और अफसाने की बात करें। बहरहाल तो मेरी जात से रिलेटेड जितनी सारी चीजें सामने है, ये उसको सामने रखकर कई PhD और 8-10 MPhil पे काम हो गया, लेकिन उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और सबसे पहली बार सच्ची बात मैं यहाँ जिक्र कर दूं कि अहमद बदर साहब का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा, अब मैंने कहा भी कि शायद ये, लेकिन उन्होंने, या उनकी मेहरबानी शामिल थी कि ज़ैन रामिश साहब से बात करके जमशेदपुर में अगर किसी पे काम हो सकता है, ये चीजें मिल सकती हैं, तो वो एक काम ज़ैन रामिश की निगरानी में जो पहला काम हुआ तो उसकी खबर या फिर उस सिलसिले में ज़ैन रामिश साहब की जहन साजी या जो कुछ भी रहा होगा, मुझे लगता है कि उसमें अहमद बदर साहब का। ये सच्ची बात यह है कि आप अभी जो मेरा सवाल था उसमें आप निशाने पर नहीं थे। आपके तुम्हारा मालूम है कि आपका PhD हो, अरे एक ही PhD हो गया तो आज की गुफ्तगू बहुत कारआमद रही, आपसे बहुत काम की चीजें मालूम हुई। फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर बहुत शुक्रिया, बहुत खासतौर पे आपने इस इंटरव्यू के लिए, ये मेरे लिए बाइज़ फख्र की बात है।